लेकिन मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब हम कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस एसएससी के, बैंक पीओ के शुरू करेंगे, या जब हम वोकेबलरी की क्लासेस शुरू करेंगे, या जब हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको PQRS बोलते हैं उसका एक रूल सीरीज शुरू करेंगे, तो उस समय भी आप यही कहेंगे कि दिस इज़ द बेस्ट PQRS क्लास, दिस इज़ द बेस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्लास, दिस इज़ द बेस्ट वोकेबलरी क्लास। मेरी आशा है कि आप ऐसा बोलेंगे जब आप उस सीरीज को, जब हम वो सीरीज शुरू करेंगे। और एक वर्ड होता है एनॉय। एनॉय मतलब क्या होता है? एनॉय मतलब होता है परेशान होना या चिड़चिड़ा होना, किसी चीज़ से एनॉय होते हैं आप। तो जैसे कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्रोध नहीं हो रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं बच्चे ऊपर, लेकिन आप परेशान हो रहे हैं, आप चिढ़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एनॉय। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अपने रूल्स के क्लास की सीरीज का है आज हमारा 8th क्लास, 8वां क्लास, और आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 36 टू रूल नंबर 40। आइए शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 36 क्या कहता है? यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स वंस, हिज और हर। जैसे हमें मालूम है कि हिज, हर, वंस क्या होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पॉजेसिव मतलब समझते हैं ना आप, जो स्वामित्व दिखाता है। ठीक, आइए देखते हैं क्या कहता है ये रूल। ये रूल ये कह रहा है कि यूज वंस ओनली व्हेन द सब्जेक्ट इज वन। ये कह रहा है कि जब वन का प्रयोग, इसका प्रयोग तभी करिए जब सब्जेक्ट में वन आ रहा हो। ठीक, यूज हिज और हर विद सब्जेक्ट्स लाइक एवरीवन, ईच, एवरी। अगर आपके पास सब्जेक्ट अननोन हो, अनडिफाइंड हो, जैसे एवरीवन, ईच, एवरी, तो उस केस में हम हिज या हर का प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग नहीं करते। जैसे यूज हर इफ जेंडर इज मेंशन्ड, हिज इफ अननोन। अगर तो जेंडर दिया हुआ है, लिंग दिया हुआ है, तो उस केस में आप, और वो फीमेल दिया हुआ है, तो उस केस में आप यूज करिए हर, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप यूज करेंगे हिज। अब जो मॉडर्न ग्रामर इंग्लिश है वो ये कहती है कि अगर जेंडर मेंशन नहीं है तो आप हिज या हर दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है एसएससी, बैंक पीओ, एनडीए, सीडीएस, इस तरह के एग्जाम्स में क्या फॉलो होता है। इस तरह के एग्जाम में ये रूल फॉलो होता है कि अगर तो फीमेल जेंडर दिया हुआ है तब तो आप प्रयोग करेंगे हर, और अगर जेंडर नहीं दिया हुआ है तो आप प्रयोग करेंगे हिज। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वन शुड डू वंस ड्यूटी। हर व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? वन शुड डू हिज ड्यूटी दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर वन आ रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा? वन आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट अगर वन है तो यहाँ भी वन ही होगा। ठीक है, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी होगा यहाँ, और यहाँ ये मैच करना चाहिए। वन के साथ हिज या हर नहीं आता है, यही एरर आती है। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने बताया कि ईच, एवरी, एवरीवन के साथ अगर आपको जेंडर नहीं दिया है तो आप क्या प्रयोग करेंगे? हिज। हर व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। एवरी गर्ल शुड डू हर ड्यूटी। अब यहाँ आपको गर्ल बता रहा है कि हम एक फीमेल जेंडर की बात कर रहे हैं। चूंकि फीमेल जेंडर की बात कर रहे हैं इसलिए हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसा लिया? हर। ठीक, आइए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। हर व्यक्ति को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। अब वन यहाँ आया तो यहाँ भी वन है। ठीक, ये वन इसकी वजह से आ रहा है। वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स गलत होगा। ईच स्टूडेंट मस्ट कैरी हिज आईडी कार्ड। हर स्टूडेंट को अपना आईडी कार्ड कैरी करना जरूरी है। अब हिज क्यों आया? इस ईच की वजह से, नंबर 1, और नंबर 2 यहाँ पर जेंडर नहीं दिया हुआ है इसलिए हिज आया। एवरी वोमेन शुड सिक्योर हर फ्यूचर। हर वोमेन को अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। ये हर किस वजह से आया? इस वोमेन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल जेंडर दिया हुआ है, ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अब ये वन किस वजह से आया? क्योंकि यहाँ पे भी वन दिया हुआ है। ठीक,
मेनली एरर जो मैंने देखी क्वेश्चन में आती है, यहाँ पे 1 दे देंगे और यहाँ पे हिज या हर दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, जो कि शुरू में रूल में बताया गया था। यही समरी है कि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है पॉजेसिव एडजेक्टिव में और सब्जेक्ट में। अगर सब्जेक्ट 1 है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी 1। अगर सब्जेक्ट में जेंडर नहीं दिया हुआ है तो हिज लगाएंगे, सब्जेक्ट में जेंडर फीमेल दिया हुआ है तो हर लगाएंगे। अवॉइड 1 शुड डू हिज ड्यूटी, इस तरह के चीजों को अवॉइड करना चाहिए कि 1 के साथ हिज या हर नहीं आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। 1 शुड डू वंस ड्यूटी नीचे लिखा ही हुआ है। कॉमन एरर स्पॉटिंग ट्रैप्स इन एग्जाम, इस तरह के एग्जाम में एरर स्पॉटिंग में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला रूल देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 37, यूज ऑफ टू मच एंड मच टू। ठीक, टू मच का प्रयोग और मच टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसमें कई बार एसएससी ने क्वेश्चन बनाए हैं जहां पर टू मच का प्रयोग करना है वहां मच टू का कर दिया, और जहां मच टू का करना है वहां टू मच का। तो अगर आपको डिफरेंस मालूम है कि इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, इसका प्रयोग एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। आइए पहले समझते हैं इस रूल को ध्यान से। टू मच का प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए एक्सेसिव क्वांटिटी दिखानी है। पहली बात तो हमें यह बात मालूम है कि टू मच और मच टू, इन दोनों का प्रयोग हम एक्सेसिव मतलब कोई चीज अधिक दिखाना है किसी चीज को, इन दोनों का प्रयोग सेम चीज के लिए करते हैं। अंतर क्या है? इसका प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, मतलब ये नाउन को मॉडिफाई करता है, और मच टू का प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव्स के लिए। ठीक, अब ये बता रहे हैं कि एक्सेसिव क्वांटिटी मतलब टू मच का प्रयोग करते हैं जब हमें किसी चीज की ज्यादा नंबर दिखाने हैं, ज्यादा मात्रा दिखानी है, ज्यादा वॉल्यूम दिखाने हैं। तो जैसे अगर हमें किसी चीज का ज्यादा अमाउंट दिखाना है, ठीक, ज्यादा क्वांटिटी दिखानी है, किसी चीज का ज्यादा वॉल्यूम दिखाना है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? टू मच। और अगर हमें किसी चीज का ज्यादा स्ट्रेंथ दिखानी है, ज्यादा फोर्स दिखानी है और या ज्यादा पावर दिखानी है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? मच टू का। तो अगर हमें किसी चीज की ज्यादा स्ट्रेंथ दिखानी है, ज्यादा पावर दिखानी है, ज्यादा फोर्स दिखाना है, तो हम क्या यूज करेंगे? मच टू। तो यहां क्या ध्यान रखना है आपको? एक्सेसिव इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। तो अगर आपको किसी की ज्यादा तीव्रता दिखानी है तो आप क्या प्रयोग करेंगे? मच टू का। और अगर आपको किसी चीज की ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा मात्रा दिखानी है तो हम क्या यूज करेंगे? टू मच। ठीक, बोथ शो एक्सेस, दोनों किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा को बताते हैं, लेकिन मॉडिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन दोनों क्या करते हैं? अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं। तो ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को और ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। ठीक, तो मेन चीज आपको ध्यान क्या रखनी है? ध्यान ये रखनी है कि टू मच एक्सेसिव क्वांटिटी को बताता है, अमाउंट, क्वांटिटी, वॉल्यूम, और मच टू बताता है एक्सेसिव इंटेंसिटी को, एक्सेसिव किसी चीज की तीव्रता को। जैसे ही ड्रैंक टू मच एल्कोहल, उसने बहुत ज्यादा शराब पी। तो टू मच किसको बता रहे हैं? क्वांटिटी को, अल्कोहल की क्वांटिटी को बता रहे हैं। ठीक है, तो सही प्रयोग हमने किया टू मच। और किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को। देयर इज टू मच शुगर इन दिस टी, इस चाय में बहुत ज्यादा शुगर है। तो टू मच एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, बिल्कुल ठीक है। टू मच नॉइज इज हार्मफुल, बहुत ज्यादा शोर नुकसानदायक होता है। तो टू मच किसको मॉडिफाई कर रहा है? नॉइज को। अगेन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, किसी चीज के वॉल्यूम को बता रहा है कि इसके नॉइज का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इसलिए ये हार्मफुल है। तो ये हमने बात करी किसकी? टू मच की। अगली हम बात कर रहे हैं मच टू की। ही इज मच टू एरोगेंट, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, घमंडी है। अब एरोगेंट किसको मॉडिफाई कर रहा है? ही को। तो ये एक एडजेक्टिव हुआ, इस एडजेक्टिव को मच टू मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पर ये जो मच टू है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? एक एडजेक्टिव को। और पुराने केसेस में क्या था? नाउन को मॉडिफाई कर रहा था। दिस बैग इज मच टू हैवी, ये बैग बहुत ज्यादा भारी है।
तो ये हैवी इस बैग को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये मच टू किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस एडजेक्टिव को। द बुक इज मच टू एडवांस, ये बुक बहुत ज्यादा एडवांस है, तो मच टू किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस एडवांस को। एडवांस क्या है? ये बुक एडजेक्टिव है। ठीक, तो ये आपको बातें दो ध्यान रखनी है कि टू मच का प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए और नाउन को मॉडिफाई करता है, और मच टू एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है। टू मच का प्रयोग हम करते हैं जब हमें किसी चीज की ज्यादा मात्रा दिखानी है, और मच टू का प्रयोग करते हैं जब हमें किसी चीज की तीव्रता को दिखाना है। ठीक है। कॉमन एरर्स क्या आती हैं? ही इज टू मच स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो टू मच स्ट्रांग नहीं होगा, किसी चीज की क्वांटिटी को नहीं दिखा रहे हैं, स्ट्रांग तीव्रता को दिखा रहे हैं, तो क्या आएगा? मच टू। ठीक। देयर इज मच टू शुगर, ये गलत है, जैसे अभी हमने पहले एग्जाम्पल किया था, देयर इज टू मच शुगर। ठीक है, ये समरी है जो हमने पढ़ा, उसी की समरी कि टू मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, मच टू का प्रयोग एडजेक्टिव्स के लिए करते हैं। एरर स्पॉटिंग जो में इस तरह की चीजें मिक्स कर देते हैं, जहां टू मच आना होता है वहां मच टू, और जहां मच टू आना चाहिए वहां टू मच। टू मच के साथ एडजेक्टिव्स अगर आ गया है तो तुरंत पहचान लीजिए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? मच टू आना चाहिए। और मच टू अगर किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? टू मच आना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं रूल नंबर 38 क्या कहता है। करेक्ट प्रीपोजिशन विद एंग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने देखा है कि एंग्री के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जो एंग्री जिसका मतलब होता है क्रोध करना, गुस्सा होना, इसके साथ करेक्ट प्रीपोजिशन क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि एंग्री विद, एंग्री के साथ विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं यदि हम किसी जीवित प्राणी के साथ, मनुष्य के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, मनुष्य या कोई जीवित प्राणी, तो हम क्या कहेंगे? लिविंग बीइंग या कोई पर्सन के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं तो एंग्री के साथ क्या यूज करेंगे? विद। जैसे आई वॉज एंग्री विद माई ब्रदर। ठीक, तो अब ब्रदर एक लिविंग बीइंग है, एक मनुष्य है, तो एंग्री के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया? विद का। यूज एंग्री एट व्हेन रिफरिंग टू अ सिचुएशन, थिंग और इवेंट, किसी घटना पे, किसी परिस्थिति पे अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप एंग्री हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? एंग्री एट। जैसे ही वॉज एंग्री एट ट्रैफिक, उसको ट्रैफिक पे गुस्सा आ रहा था, या वो ट्रैफिक पे गुस्सा था। ही वॉज एंग्री एट। अब ये कोई जीवित मनुष्य नहीं है, कोई पर्सन या कोई लिविंग बीइंग नहीं है जिसके ऊपर गुस्सा, तो अगर कोई लिविंग बीइंग नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे? एंग्री एट। और सेम रूल जो यहां आपने पढ़ा, सेम रूल अप्लाई होता है एनॉय के साथ भी। ठीक है, आप समझते हैं ना? एक वर्ड है एंग्री जिसका मतलब होता है गुस्सा होना, क्रोध होना, और एक वर्ड होता है एनॉय। एनॉय मतलब क्या होता है? एनॉय मतलब होता है परेशान होना या चिड़चिड़ा होना, किसी चीज से एनॉय होते हैं आप। तो जैसे कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्रोध नहीं हो रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं बच्चे ऊपर, लेकिन आप परेशान हो रहे हैं, आप चिढ़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एनॉय। तो जो रूल एंग्री के ऊपर अप्लाई हो रहा है कि एंग्री विद का प्रयोग करते हैं जब हम किसी लिविंग बीइंग, किसी मनुष्य के ऊपर गुस्सा होते हैं, और एंग्री एट जब हम किसी परिस्थिति, किसी घटना पे गुस्सा होते हैं, सेम रूल अप्लाई होता है एनॉय पे भी। ठीक है, एंग्री विद जो मैंने अभी बताया, आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, अब फ्रेंड एक जीवित प्राणी है तो एंग्री के साथ विद का प्रयोग किया। शी इज एंग्री विद द मैनेजर, मैनेजर एक जीवित प्राणी है तो एंग्री विद का प्रयोग किया। ही गॉट एंग्री विद हिज ब्रदर, अब ब्रदर एक जीवित प्राणी है तो एंग्री विद का प्रयोग किया। बिल्कुल इजी है, इसमें तो कुछ ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। एंग्री एट का प्रयोग करते हैं किसी सिचुएशन पे या किसी वस्तु पे। द रेजिडेंट्स वर एंग्री एट द नॉइज, जो रेजिडेंट थे, जो रहने वाले लोग थे, वो जो शोर आ रहा था उसके ऊपर थे, तो चूंकि एक लिविंग बीइंग नहीं है तो एंग्री एट बिल्कुल सही है। आई एम एंग्री एट द डिले इन सर्विसेज, अब ये सर्विसेज है, एक जीवित प्राणी नहीं है, तो एंग्री एट बिल्कुल ठीक है। क्लियर?
शी इज एंग्री एट द अनफेयर पॉलिसी, जो अनफेयर पॉलिसी है उसके ऊपर वो एंग्री थी, जीवित प्राणी नहीं है तो एंग्री एट बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो एंग्री विद जीवित प्राणी पे और एंग्री एट किसी सिचुएशन पे, घटना पे, वस्तु पे। क्लियर, यही चीज। अच्छा, ऑल्सो अप्लाइज टू एनॉय। एनॉय मतलब जैसे मैंने बताया किसी चीज से चिढ़ना या किसी चीज से परेशान होना। ही इज अनॉयड विद हिज कुलीग, वो अपने कुलीग से परेशान है, चिढ़ा हुआ है। आई एम अनॉयड एट द स्लो इंटरनेट, मैं स्लो जो इंटरनेट है, इंटरनेट की स्पीड स्लो है, उससे चिढ़ा हुआ हूँ या परेशान हूँ। तो चूंकि ये जीवित प्राणी है तो इसलिए अनॉयड के साथ विद आया, और ये जीवित प्राणी नहीं है तो अनॉयड एट आया। ठीक, बिल्कुल। मतलब एक तो वैसे ही इजी है और हम पढ़ भी बहुत आराम से धीरे धीरे रहे हैं। ये समरी है, एंग्री विद पर्सन, एंग्री एट इवेंट, अवॉइड एंग्री ऑन, एंग्री फॉर, इसी पे एरर आती है। आपको दे देंगे ही वॉज एंग्री ऑन हिज ब्रदर, तो एंग्री के साथ ऑन, एंग्री के साथ फॉर का प्रयोग नहीं करते, इसी पर ही एरर आती है। तो जो चीज देखने में बहुत आसान लग रही है उसको आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग आप एंग्री या एनॉय के साथ ना करें। कॉमन एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं। ठीक है, अगला रूल है रूल नंबर 39, सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव केस इन कंपैरिजन। तुलना करते समय आपको सब्जेक्टिव केस का और ऑब्जेक्टिव केस का ध्यान रखना है। ठीक, अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस तो आपको मालूम है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बने हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, डूअर ऑफ द एक्शन, जो कार्य को करता है, और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु जिसके ऊपर कार्य होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो सब्जेक्ट का की तुलना सब्जेक्ट से होगी और ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होगी। और किस तरह से होगी ये देखिए, आइए समझते हैं। ये रूल ये कह रहा है कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करें तब आप कंपैरिजन करते समय, तुलना करते समय, जब आपका जो वर्ब है वो इम्प्लॉई हो। इम्प्लाइज मतलब होता है हिंदी में तात्पर्य। जब आपके सेंटेंस में जिससे आप तुलना कर रहे हैं वहां वो एक वर्ब का तात्पर्य दे रही हो, वर्ब आपको बता रही हो, वहां पर आप किस सब्जेक्ट, किस केस को रखेंगे, सब्जेक्टिव केस को। और ऑब्जेक्टिव केस में तो बहुत ही सिंपल है कि ऑब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन आप ऑब्जेक्ट से ही करते हैं, यानी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तुलना आप दूसरे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से करेंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव केस की में तब हम यूज करते हैं जब दोनों चीजें, जब दोनों चीजें जो कंपेयर हो रही हो वो ऑब्जेक्ट हो वर्ब के। ठीक है, जैसे आई, ही, शी हमको मालूम है ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। मी, हिम, हर, देम ये सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। आइए समझते हैं पहले एग्जाम्पल से। शी इज टॉलर देन आई एम। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव केस जो है वो वर्ब जहां पर इंप्लॉयड हो रही है, जहां पर तात्पर्य दे रही है उस वर्ब का, ये जो ब्रैकेट में लिखा है यही इंप्लॉयड वर्ब है। शी इज टॉलर देन आई एम, एक्चुअल सेंटेंस ये है शी इज टॉलर देन आई एम, लेकिन हम क्या लिखते हैं, शी इज टॉलर देन आई। वो जितना मैं लंबा हूं उससे ज्यादा लंबी है, ये कहने का मतलब है इस पूरे सेंटेंस का। लेकिन हम कहते कैसे हैं, वो मुझसे ज्यादा लंबी है। तो ये एम जो है ये क्या है, ये एक इंप्लॉयड वर्ब है। ही प्लेज बेटर देन शी डज, वो उससे ज्यादा अच्छा खेलता है जितना वो खेलती है। शी डज मतलब वो खेलती है, ये एक इंप्लॉयड वर्ब है। तो जब आपको इंप्लॉयड वर्ब दिखाई पड़े कि हाँ यहां पर एक वर्ब छुपी हुई है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्टिव केस का। ये देखिए सारा सब्जेक्टिव हो रहा है। ठीक, ही इज एज टॉल एज आई एम, वो उतना ही लंबा है जितना मैं लंबा हूं। ठीक, तो यहां पर एम क्या है, अगेन एक इंप्लॉयड वर्ब है। चूंकि एक इंप्लॉयड वर्ब आ रहा है तो यहां पे हम तुलना करते समय कैसा केस लेंगे, सब्जेक्टिव केस। यही कहना चाह रहा है इस रूल के अंदर, अगर आप ध्यान दें। यूज सब्जेक्टिव केस व्हेन द कंपैरिजन इंप्लाइज अ वर्ब, जब कंपैरिजन का तात्पर्य एक वर्ब से है तब आप क्या करेंगे, एक सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। और जब दोनों तरफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब का कंपैरिजन हो तो आप क्या करेंगे, यूज ऑब्जेक्टिव केस का करेंगे। ठीक,
अब ये ऑब्जेक्टिव कैसा कंपैरिजन है? माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी मोर देन हिम। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने देखा कि 100% क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव केस से आते हैं, ठीक है। तो क्यों, कैसे कैसा क्वेश्चन आएगा? माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी मोर देन ही। तो आपको ध्यान रखना है कि सर ने पढ़ाते समय ये बताया है कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस से तुलना नहीं होगी। तो ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव केस से ही बनते हैं, आज तक मैंने जितना देखा है। द टीचर ट्रस्ट्स मी मोर देन हर। टीचर उससे ज्यादा मुझे ट्रस्ट करती है। तो अब यहां पर एक ऑब्जेक्टिव केस आया, तो यहां भी कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। क्वेश्चन क्या आएगा? यहां पे क्या दे देंगे? मोर देन शी। द टीचर ट्रस्ट्स मी मोर देन शी। तो आपको समझना है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस दिया है, उसकी तुलना किसी भी हालत में सब्जेक्टिव केस से नहीं हो सकती। दे रिस्पेक्ट यू मोर देन मी। वो तुम्हारे से, वो मेरे से ज्यादा तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। अब जैसे आपको मालूम है कि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, हम यहाँ मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट मेरे से ज्यादा करते हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ भी कैसा है? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। शी इज टॉलर देन मी, ये कॉमन एरर्स हैं। शी इज टॉलर देन मी। अब हमें मालूम है कि शी इज टॉलर देन आई एम, यहाँ पर एक एम्प्लॉयड वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पे शी की तुलना किससे होगी? आई से, ठीक है। शी की तुलना किससे कर रहे हैं हम? आई से, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से, क्योंकि यहां पर क्या है? ये एक एम्प्लॉयड वर्ब है। शी लाइक्स चॉकलेट्स मोर देन मी, वो मेरे से ज्यादा चॉकलेट्स पसंद करती है। अब शी लाइक्स चॉकलेट्स मोर देन आई लाइक, ये लाइक एक एम्प्लॉयड वर्ब है, ठीक है। तो शी लाइक्स मोर देन आई। अब क्योंकि एम्प्लॉयड वर्ब है इसलिए कैसा केस आएगा? तो सेंटेंस जब आप पढ़ रहे हैं, सेंटेंस पढ़ते समय आप ये ध्यान रखें कि उस सेंटेंस में जो लास्ट में ये सब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद कोई इंप्लाइड वर्ब आ रहा है कि नहीं। अगर इंप्लाइड वर्ब आ रहा है तो तुरंत समझ जाइए कि हमारा सब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तुलना होगी, सब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पे, ठीक। ये समरी है जो हमने अभी तक पढ़ा। यूज सब्जेक्टिव केस इफ देयर इज एन इम्प्लाइड वर्ब। अगर इम्प्लाइड वर्ब सब्जेक्ट में के सेंटेंस में आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है? सब्जेक्टिव केस। यूज ऑब्जेक्टिव केस व्हेन वर्ब एक्ट्स ऑन बोथ कंपेयर्ड ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस आपको तब लगाना है जब आपको ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब दोनों साइड दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक। क्लैरिफाई मीनिंग बाय मेंटली कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो ये जब मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंस को बोलते समय ही, पढ़ते समय ही आपके माइंड में आ जाएगा कि कहीं ये इम्प्लाइड वर्ब तो नहीं आ रहा है। अगर इम्प्लाइड वर्ब आ रहा है तो आप तुरंत सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कंपेयर कर रहे हैं दोनों तो हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। दीज ऑफन अपीयर इन एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉट में ये चीजें आती हैं। आइए अपना आज का लास्ट रूल करते हैं, रूल नंबर 40, वोकेबलरी एंड यूजेज एरर्स। एक्चुअली ये कोलोकेशन जो होता है, ये जो हमारा रूल नंबर 40 है, ये को लोकेशन एरर पे है, ठीक। कई बार एसएससी को लोकेशन पे एरर देती है। को लोकेशन मतलब समझते हैं ना, जब नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो हमेशा हमेशा मतलब ज्यादातर साथ में यूज किए जाते हैं बोलचाल की भाषा में, तो चूंकि हम बोलचाल की भाषा में उसको यूज करते हैं इसलिए हमसे गलती हो जाती है। को लोकेशन मतलब साथ में लोकेट होते हैं, साथ में यूज किए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मेहनत करना, हिंदी में प्यास लगना, तो ये सब क्या है? को लोकेशन वर्ड्स हैं। तो जब हम इंग्लिश में को लोकेशन वर्ड्स का साथ में यूज करते हैं तो उसमें हम कई बार एरर दे देते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह देते हैं कि ही डिड अ मिस्टेक, तो मिस्टेक के साथ में कमिट का प्रयोग होता है। मिस्टेक के साथ में बल्कि जो बेटर वर्ड है वो है मेक अ मिस्टेक। तो चूंकि हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं डिड अ मिस्टेक, तो अगर लिखा हुआ आ गया तो उसको भी हमारा ब्रेन कहता है ये सही है, वहीं पर एसएससी एरर पूछता है। तो अवॉइड रॉन्ग कोलोकेशंस, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर ये है हैवी रेन,
आएगा क्या? स्ट्रॉन्ग रेन। ठीक, तो आपको समझना है कि हैवी रेन्स जो है वो सही वर्ड है और जो स्ट्रॉन्ग रेन्स है वो गलत है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि डू अ मिस्टेक, ये गलत होता है। क्या होता है? मेक अ मिस्टेक। ठीक, अगर मेरे ख्याल से आप इस जो ये यूट्यूब चैनल है इसके आप सबसे ज्यादा पॉपुलर शॉर्ट्स को देखेंगे तो एक क्वेश्चन है इसी पे, डू अ मिस्टेक। तो शायद मेरे ख्याल से पहला या दूसरा सबसे ज्यादा व्यूड जो क्वेश्चन है वो यही है। इस पे एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, इंग्लिश टीचर कोई चीज नहीं होती है, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। ठीक, इसी तरीके से मैथमेटिक्स से कोई भी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स टीचर नहीं होता है, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स होता है। इसी को बोलते हैं कोलोकेशन एरर। ही इज माई इंग्लिश टीचर हम लोग जनरली बोल देते हैं, जो कि गलत है। दो वर्ड साथ में रखे गए हैं जो कि बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, लेकिन ये है गलत, ये सही है। फैमिली मेंबर्स कुछ नहीं होता है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली होता है। ठीक, ऑल द फैमिली मेंबर्स वर प्रेजेंट इन द वेडिंग, ये गलत है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर प्रेजेंट। तो ये कोलोकेशन, इसी को बोलते हैं कोलोकेशन एरर, और इस पे कई बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, इसीलिए इसको इस स्लाइड में लिया गया है। जैसे हम बात करते हैं ना जेब कतरा, तो हम कह देते हैं अ पिक पॉकेटर वॉज कॉट बाय द पुलिस। तो पिक पॉकेटर जैसे कोई चीज नहीं होती है, पिक पॉकेट ये सही वर्ड है। इसका मतलब होता है क्या? जेब कतरा। ये ऐसी कोई चीज नहीं होती। ठीक, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, ही इज माई कजिन ब्रदर, जब हम ये कहते हैं ये गलत है। जस्ट कजिन इज द करेक्ट वर्ड, तो ये कोलोकेशन एरर है। ठीक है, जस्ट कजिन इज अ करेक्ट वर्ड, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर ये गलत है। सिग्नेचर के लिए हम लोग जनरली लिख देते हैं साइन, ये गलत है। सिग्नेचर पूरा वर्ड होता है। पुअर पीपल ये गलत है, द पुअर कहिए अगर गरीब लोग कहना है तो। पुअर पीपल गरीब लोग ये गलत है। ठीक है, बोर्डिंग, बोर्डिंग हाउस सही है, बोर्डिंग गलत है। जैसे कई लोगों को मैंने देखा कहते हैं माई सन इज स्टडिंग इन अ बोर्डिंग, और ही इज गोइंग टू हिज बोर्डिंग। बोर्डिंग स्कूल होगा, बोर्डिंग हाउस होगा, ना कि बोर्डिंग होगा। एजेंडा इज नॉट प्लूरल, एजेंडा इज सिंगुलर। जो एजेंडा वर्ड होता है वो सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल होता है। मैन काइंड जैसी कोई 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 वर्ड नहीं होता है, मैन काइंड होता है, तो ये भी ध्यान रखिए। ठीक, किसी को बोलना है कि प्लीज गिव मी सम रूम, तो आप बोलेंगे प्लीज गिव मी सम सीट। विटनेस, जब किसी चीज का प्रूफ देना है तो विटनेस कुछ नहीं होता है, एविडेंस होता है। शो मी सम एविडेंस, तो शो मी सम विटनेस गलत है, शो मी सम एविडेंस है जब आपको कोई चीज प्रूफ की बात करनी है, इसका मुझे प्रूफ दिखाइए। गुड नाइट एज ग्रीटिंग, ये तो सबको मालूम है, गुड नाइट फेयरवेल होता है। तो जब आप किसी को ग्रीट करते हैं, सपोज ग्रीट मतलब क्या होता है, जब आप किसी से सपोज दिन में पहली बार मिल रहे हैं, तो गुड नाइट एज अ फेयरवेल कहा जाता है। जब आप किसी को लास्ट टाइम बाय बाय कह रहे हो उस दिन में, तो आप क्या बोलेंगे? गुड नाइट। लेबरर्स जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेबर होती है एज अ कलेक्टिव नाउन, एज अ ग्रुप में अगर बहुत सारे लोग मजदूर खड़े हैं। पजेसिव केस का ओवर यूज करने से बचना चाहिए। ठीक है, ये देखिए एपोस्ट्रोफी एस यहां भी लगा दिया और यहां भी लगा दिया। माई अंकल्स फ्रेंड्स सन, मेरे अंकल के फ्रेंड का बेटा, नहीं, द सन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड। तो कोशिश करिए कि ये जो पॉजेसिव दिखाना है आपको, एपोस्ट्रोफी लगाना है, ये एक ही लगाइए, एक से ज्यादा नहीं। तो ये गलत है कहना, और ये द सन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड, मेरे अंकल के फ्रेंड का बेटा, ये सही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोलोकेशन एरर वो होती हैं जो हम नॉर्मली वर्ड्स को साथ साथ में यूज करते हैं, लेकिन और बोलचाल की भाषा में, चूंकि हम रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं तो हमें लगता है वो सही है, उसी पर एक एरर आ जाती है। ठीक, ये एक समरी है।
नॉन स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशंस को और स्लैंग मतलब बोलचाल की भाषा को अवॉइड करना चाहिए। टीचर ऑफ इंग्लिश के जगह टीचर ऑफ इंग्लिश यूज करना चाहिए, इंग्लिश टीचर नहीं। आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में, फ्रेज में या एरर स्पॉटिंग में इनका ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ इस 8th क्लास ऑफ रूल की सीरीज में बने रहे, और आशा है आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा जो हमारे रूल्स की सीरीज़ हैं। पिछले हफ्ते मैं थोड़ा बाहर चला गया था, इसलिए शहर से बाहर, इसलिए थोड़ा सा मुझे ये क्लास लोड करने में देर हो गई, और पिछले क्लास के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, उसमें थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये सब थोड़ा हाईटेक इक्विपमेंट्स होते हैं ये जो आप देख रहे हैं ना, तो इसमें मुझे सेटिंग्स मैंने थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके देखा, तो अब मेरे ख्याल से इस क्लास में आवाज़ आपको ठीक लग रही होगी। पिछले क्लास में वो एक गेन होता है वो कम हो गया था, जिसकी वजह से वो आवाज़ जो है वो गलत रिकॉर्ड हो गई, मतलब बहुत लो वॉइस में आवाज़ रिकॉर्ड हो गई क्लास रिकॉर्ड करते समय। आशा इस बार ठीक होगी। किसी का मैंने एक कमेंट देखा था, पॉजिटिव कमेंट, कि सर दिस इज़ द बेस्ट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड एरर स्पॉट द एरर क्लास। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये इतना अच्छा कमेंट दिया, लेकिन मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब हम कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस एसएससी के, बैंक पीओ के शुरू करेंगे, या जब हम वोकेबलरी की क्लासेस शुरू करेंगे, या जब हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको PQRS बोलते हैं उसका एक रूल सीरीज शुरू करेंगे, तो उस समय भी आप यही कहेंगे कि दिस इज़ द बेस्ट PQRS क्लास, दिस इज़ द बेस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्लास, दिस इज़ द बेस्ट वोकेबलरी क्लास। मेरी आशा है कि आप ऐसा बोलेंगे जब आप उस सीरीज़ को, जब हम वो सीरीज़ शुरू करेंगे, और बहुत जल्दी ही हम वो सीरीज़ इन सब की अलग अलग टाइम पे शुरू करेंगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि आपको किस पर क्लास या किस पर सीरीज़ चाहिए। जैसे कई लोगों ने कमेंट किया था इस रूल्स के लिए, तो मुझे ध्यान नहीं था ये रूल्स का, क्योंकि हम लोग क्लास में ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो इस तरह का रूल्स का कोई सेपरेट क्लास नहीं होता, लेकिन कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए, तो ये मैंने एक अलग से क्लास आपके लिए बनाई है, स्पेशली यूट्यूब के लिए। ठीक है, चलिए अगेन आप बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।